नमस्कार, प्रभा साक्ष्य देख रहे हैं आप। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद है प्रभा साक्ष्य के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, बहुत स्वागत है धन्यवाद आपका। अंकित जी। और हम सब ऐसे समय में ये कार्यक्रम कर रहे हैं जब राजनीतिक शोरगुल देश में ज़्यादा है। खास करके राजनीतिक शोरगुल का तात्पर्य अगर कांग्रेस से हम जोड़ें तो कुछ ज़्यादा ही है। कांग्रेस में एक तरफ अध्यक्ष पद को लेकर हलचल है, दूसरी तरफ राजस्थान में संकट बरकरार है, तीसरी तरफ सारा का सारा जो नज़र है वो गांधी परिवार की ओर जा रहा है। सवाल यही है कि भारत यात्रा निकाली जा रही है, जोड़ने की बात की जा रही है, घृणा नफरत को खत्म करने की बात की जा रही है, लेकिन सचिन पायलट गुट और अशोक गहलोत गुट को देखें तो एक दूसरे को दलाल और गद्दार कहने से वो बाज नहीं आ रहे हैं। इधर अध्यक्ष पद को लेकर एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही थी। लगातार कभी दिग्विजय सिंह, कभी मुकुल वासनिक, कभी आप मान के चलिए AK एंटनी को बुलाया गया, कई नाम आए, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि विश्वास पात्र भी हैं उनके नाम को आगे किया गया। शशि थरूर तो वैसे ही चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस में इस सप्ताह जिस तरह की स्थितियां हम सब ने देखी, हम सब ने क्या, पूरे देश ने देखी, क्या निकल कर आता है, इनसाइड स्टोरी क्या है और आगे कांग्रेस की रणनीति क्या है? क्या राजस्थान कांग्रेस और गहलोत के लिए एक बड़ा संकट फिलहाल बन चुका है? नहीं, देखिए, बिल्कुल कांग्रेस का जो संकट है वो तो सबके सामने है और ये संकट अब से नहीं है। ये संकट को आप कह सकते हैं कि साल 2014 से ही संकट कांग्रेस पर मंडराया हुआ है। और कांग्रेस की खास बात यह है कि कांग्रेस आलाकमान की खास तौर पर खास बात यह है कि जहां संकट नहीं होता वो वहां पर संकट खड़ा भी कर देते हैं। एक संकट हल होता नहीं, दूसरा संकट वो खड़ा कर देते हैं। राजस्थान में संकट खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन जानबूझकर वो खड़ा कर दिया गया है। बहरहाल उस पर हम आते हैं, लेकिन चूंकि आपका सवाल अभी कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर है, तो एक चीज साफ है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने या भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद की राजनीति पर चोट करना शुरू किया था और खास तौर पर परिवारवादी दल चाहे जितने भी हैं उन सबका जो चुनाव में बुरा हश्र होने का सिलसिला शुरू हुआ, उसको देखते हुए कांग्रेस के आलाकमान ने, खासतौर पर गांधी परिवार ने निर्णय लिया कि हम इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव हो रहा है उससे दूर रहेंगे। अब दूर रहेंगे लेकिन सत्ता हमारी बरकरार रहे। तो ये कैसे रहे? तो वो तभी हो सकता है कि जब हमारा ही आदमी अध्यक्ष पद पर बैठ जाए। उसके लिए पहले उनको लगा कि अशोक गहलोत चूंकि गांधी परिवार के करीबी हैं, जो लोग कांग्रेस छोड़कर जा रहे थे, बड़े बड़े वरिष्ठ नेता, उन पर भी अशोक गहलोत काफ़ी हमले करते थे। और अशोक गहलोत तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव संगठन के पद पर रह चुके हैं, जो कि अध्यक्ष के बराबर ही महत्वपूर्ण पद है। और कई जिस पद पर अभी केशव वेणुगोपाल है। हाँ, और इसके अलावा वो कई राज्यों के प्रभारी भी रहे थे। पिछला जो गुजरात विधानसभा चुनाव था उस दौरान भी वो प्रभारी थे और कांग्रेस का प्रदर्शन वहाँ पे अच्छा रहा था। तो कई सारे फैक्टर हैं। अशोक गहलोत राजस्थान में लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, तीसरी बार वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, एक वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। तो उनको लगा कि अशोक गहलोत को आगे किया जाएगा। अशोक गहलोत बार बार राहुल गांधी को समझाने में लगे रहे। राहुल गांधी नहीं समझ रहे थे कि नहीं, वो अड़े हुए थे कि मुझे नहीं लड़ना है। अशोक गहलोत को आगे किया गया। अशोक गहलोत को लगा कि ये तो अध्यक्ष पद का, अगर मेरे को चुनाव लड़ना पड़ता है और अगर मेरी सत्ता वहां पर चली जाती है राजस्थान की, तो ये मेरे लिए नुकसान वाला एक सौदा साबित होगा, क्योंकि उनको दिख रहा है कि गुजरात और हिमाचल में कांग्रेस की हार हो सकती है और हार का ठीकरा उनके ऊपर फूटेगा। और आगे जो विधानसभा चुनाव होने हैं अगले साल कई राज्यों में, उसमें भी कांग्रेस की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो अध्यक्ष पद से उनको कोई लाभ नहीं होने वाला था। उल्टा राजस्थान की सत्ता उनके हाथ से तो जाती ही, और जाती किसके हाथ में? सचिन पायलट के हाथ में, जिन सचिन पायलट को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद निकम्मा कह चुके हैं, खुद अपने मुंह से उनको गद्दार बता चुके हैं। तो ये एक चीज थी जिसके चलते उनके इशारे पर ही वहां पर राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के विधायकों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने जिस तरीके से आलाकमान को तेवर दिखाए वो सबके सामने है। और गांधी परिवार की अगर कहीं पर किसी भी राज्य में कह सकते हैं कि नाफरमानी हुई है, तो वो राजस्थान में जैसी नाफरमानी हुई है ऐसा शायद कहीं हाल में उदाहरण देखने को मिलता नहीं। वरना तो पंजाब में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह से सोनिया गांधी ने इस्तीफा ले लिया था, जबकि वहां भी बहुत मुश्किल था लेना इस्तीफा, क्योंकि कैप्टन के बलबूते ही वहां पर सरकार चल रही थी। तो अशोक गहलोत का इस्तीफा नहीं ले पा रहे। बहरहाल
अगर हम बात करें जैसा अपने अध्यक्ष चुनाव मतलब को जो लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं कर पाए थे वो गहलोत ने कर दिया है। कैप्टन अपने साथ विधायकों को नहीं रख पाए थे, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन गहलोत ने अपने विधायकों को साथ रखा है। कम से कम 90 विधायक तो उनके साथ हैं जी। और खासतौर पर क्या है कि अगर हम पंजाब और राजस्थान की स्थिति में देखें तो अंतर यह है कि वहां पर नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन गए थे, तो उनके वो भी एक पावरफुल लीडर के तौर पर थे, उनके साथ भी विधायकों की अच्छी खासी संख्या थी, तो अमरिंदर वहां पर वो नहीं कर पाए थे। यहां पर अशोक गहलोत ने जब सचिन पायलट को अध्यक्ष पद से हटाया गया था वहां पर कांग्रेस के, तो उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा जो कि उनके अपने करीबी हैं उनको अध्यक्ष बना दिया था। तो एक तरह से पार्टी और सरकार वहां पर अशोक गहलोत ही चला रहे हैं, इसीलिए वहां पर पंजाब जैसी स्थिति नहीं बन सकी थी। तो और अगर हम बात करते हैं अब जो नामांकन क्योंकि भर दिया है, एक के.एन. त्रिपाठी हैं, झारखंड के पूर्व मंत्री शशि थरूर हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। अब आप देखिए कि ये जो नामांकन हुए हैं, नामांकन के दौरान के दृश्यों को देखेंगे आप तो जो शशि थरूर हैं उनके साथ वो ठीक है कह रहे हैं कि मेरे पास कई सारे प्रदेशों से जो लोग आए मेरा नामांकन का समर्थन किया, लेकिन कोई वरिष्ठ नेता नहीं देखा उनके साथ। और वरिष्ठ नेता चलो और दूसरे नेता की तो हम बात क्या करें, शशि थरूर पिछले 2-3 साल से G23 के सदस्य थे, उस G23 ने भी उनको अकेला छोड़ दिया। G23 के सारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नामांकन में पहुंच गए। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस के नेता आपस में ही कैसे एक दूसरे पर अविश्वास करते हैं, एक दूसरे का साथ देने की बात तो करते हैं लेकिन साथ देते नहीं हैं। तो ये एक स्थिति कांग्रेस की है जो सबके सामने जगजाहिर हुई, क्योंकि शशि थरूर के लिए भी ये बड़ा अचंभे वाली बात है कि G23 के नेता मेरे साथ नहीं है, मेरे नामांकन में नहीं आए। जो के.एन. त्रिपाठी हमको देखना होगा कि वो चुनाव तक रहते हैं या अपना नामांकन वापस ले लेते हैं या चुनाव लड़ते भी हैं। बहरहाल अगर हम बात करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की, तो मल्लिकार्जुन खड़गे चूंकि गांधी परिवार के ही वो प्रतिनिधि के तौर पर अध्यक्ष रहेंगे ऐसा साफ तौर पर दिखता है, क्योंकि न सिर्फ G23 के नेता वहां पर खड़े थे उनके समर्थन में, बल्कि कांग्रेस में जो गांधी परिवार के करीबी नेता माने जाते हैं वो सब भी वहां पर खड़े थे। तो ये दर्शाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस ने सोच समझकर आगे किया है। लेकिन भारत की सबसे पुरानी पार्टी और अखिल भारतीय स्तर की पार्टी जिसको जो आजकल बड़े बिल्कुल कह सकते हैं कि एकदम शिथिल पड़ चुकी है, अपने सबसे खराब समय से जूझ रही है, उसको उस स्थिति से उबारने के लिए जो नेतृत्व चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, वो मल्लिकार्जुन खड़गे क्या दे पाएंगे, ये बड़ा एक संदेह वाली बात है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है खड़गे जी का बड़ा सम्मान है, खड़गे और उनकी जो उम्र है उस उम्र में का भी हम सम्मान करते हैं, क्योंकि उस उम्र में सभी को पहुंचना है, ये भी एक सत्य है। लेकिन जो एक ऊर्जावान नेतृत्व चाहिए, अब आप उस देखिए कि राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो यात्रा पर निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। मैंने उसमें कई सारी खबरें आती हैं, उनमें एक खबर मैंने देखी कि राहुल गांधी ने कहा कि मेरे घुटनों में दर्द हो रहा था, उसके बावजूद मैं चलता रहा क्योंकि मुझे लगा कि इतने सारे लोग वहां पर मौजूद हैं मेरे साथ। तो जब युवा नेतृत्व जिसको आप कह रहे हैं उनके घुटनों में दर्द हो रहा है, तो 80 साल 3 महीने के जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो क्या पार्टी को नेतृत्व दे पाएंगे? अब आप देखिए कि कांग्रेस का आज तक का जो इतिहास है, 100 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है ये समय की, आज तक में सबसे वयोवृद्ध अध्यक्ष मिलने जा रहे हैं कांग्रेस को। तो ये कैसे युवा भारत का नेतृत्व कर पाएंगे? ठीक है, अभी आपने जो उदयपुर में चिंतन शिविर किया था उसमें आपने युवाओं को आगे बढ़ाने की थी आपने, लेकिन जो सबसे वृद्ध थे उनको आगे बढ़ा दिया। तो सबसे सेफ हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। अब आप देखिए कि वो अब मैं अगर उम्र का अगर हम पुराना अगर इतिहास देखें कांग्रेस का, तो मुझे ध्यान आता है कि 71 वर्ष की उम्र में नरसिम्हा राव ने संभाली थी कांग्रेस की कमान। शायद 76 या 77 वर्ष के थे सीताराम केसरी जब वो अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। अब ये तो उनसे भी आगे चले गए हैं, 80 साल के में चले गए हैं। और आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले जब स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी जब जिंदा थे तो उनको भी अध्यक्ष बनाने की बात चली थी। बिल्कुल। तो वो बिल्कुल जब चल नहीं पाते थे। तो पार्टी को चलाना है या सिर्फ ये एक फिक्स मैच की तरह एक चुनाव कराना था, तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे 80 साल की उम्र में क्या आगे बढ़ पाएंगे? मैं पहला पॉइंट तो मानता हूं कि ये कांग्रेस के लिए बिल्कुल सेफ हैं कि वो आगे गांधी परिवार से बाहर नहीं जाएंगे उम्र के लिहाज से देखें तो। अब जरा हम देख लेते हैं कि जो अध्यक्ष पद की दौड़ में और भी नेता हैं, चाहे अभी शशि थरूर हैं या मान लीजिए कि हम अगर अशोक गहलोत होते या दिग्विजय सिंह भी होते। अशोक गहलोत ने जो किया
और उससे सबक लेते हुए दिग्विजय सिंह का नामांकन जो नामांकन पत्र भरवाना था उसको कह सकते हैं कि कांग्रेस ने कैंसिल किया कि नहीं, ये इनको नहीं भरवाना, क्योंकि दिग्विजय सिंह भी कभी भी अशोक गहलोत बन सकते थे, क्योंकि उनके पास भी मध्य प्रदेश में एक जनाधार है, मध्य प्रदेश में कार्यकर्ता उनके साथ हैं, पार्टी के नेता विधायक उनके साथ हैं। लेकिन अगर हम मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करते हैं तो उनके साथ कोई नहीं है, और ये जो कमजोरी है यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है इस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए। क्योंकि अगर आप देखिए तो वैसे ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे अपना जो चुनाव है 11 बार जीते हैं, लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव वो हार गए थे। उनके बेटे जो हैं प्रियंक खड़गे वो बस विधायक हैं वहां पर, तो उनका कोई बहुत बड़ा कर्नाटक में बहुत बड़ा जनाधार हो या ऐसा और कर्नाटक से बाहर उनका किसी राज्य में जनाधार हो जहां पर वो पार्टी को प्रभावित कर सकते हैं, जो कोई तोड़फोड़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि अगर हम उनकी संगठनात्मक क्षमताओं को देखें तो वो भी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये हम इसलिए कह रहे हैं, महाराष्ट्र में इनको जो क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए भेजा गया था, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार गिर गई। राजस्थान का मसला इनको सुलझाने के लिए भेजा गया था, लेकिन वहां पर मुद्दा नहीं सुलझ पाया। ऐसे ही अनेक राज्यों में उदाहरण है। तो ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे की जो कमजोरियां हैं, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जो गांधी परिवार को लग रहा है कि बिल्कुल एकदम सेफ गेम है। इसके अलावा भी आप देख लीजिए कि और भी कई सारे आप चाहे उनको आप देखिए कि बहुत सारे नेता हैं जो 2019 का लोकसभा चुनाव हारे थे कांग्रेस में, आज तक वो बाट जो हो रहे हैं कि कहीं उनको राजनीतिक रूप से समायोजित किया जाए। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को तुरंत समायोजित कर दिया गया था, राज्यसभा भेज दिया गया था, बल्कि उनको राज्यसभा में विपक्ष का नेता भी बना दिया गया था। गुलाम नबी आजाद जब रिटायर हुए थे, आनंद शर्मा इसलिए बात पे तो नाराज थे कि भाई उनके बाद तो मेरी वरिष्ठता का क्रम देखें तो उनका नंबर आना चाहिए था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को ले आया। तो ये गांधी परिवार के भक्त हैं, और गांधी परिवार से जो भी फैसला एक तरह से रिमोट कंट्रोल से गांधी परिवार चलाने वाला है, दिखाने के लिए ये जरूर है कि हाँ, एक कांग्रेस को एक दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। और अगर हम कांग्रेस का इतिहास देखें तो शायद बाबू जगजीवन राम के बाद दूसरे दलित अध्यक्ष होने वाले हैं ये, और होने वाले इसलिए कह रहे हैं कि वो निर्वाचन उनका तय है। खैर दलित मुख्यमंत्री पंजाब में भी बनाया हाँ, मैं उसी पे आ रहा था कि दलित मुख्यमंत्री बनाया था पंजाब में, लेकिन आज वो कहाँ है? क्या उनको पार्टी संगठन में कहीं कोई जगह है वो, या फिर वो कहीं उनको वहां पे पंजाब में कहीं संगठन में जगह है? वो पंजाब में जो किस तरीके से राहुल गांधी ने बार बार कहा था कि हमने दलित को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन आप सिर्फ उनको वोट के लिए बनाते हैं, उसके बाद चुनाव के बाद भूल जाते हैं। यह पंजाब इसका बड़ा उदाहरण है। तो अब अगर हम देखते हैं मल्लिकार्जुन और शशि थरूर का, जैसा आप जानते ही हैं कि G23 के नेता हैं, एक पत्र भी लिख चुके हैं सोनिया गांधी को, जब सोनिया गांधी अस्पताल में थी, कि पार्टी में सुधारों की मांग को लेकर उन्होंने पत्र लिखा था, जो कि चर्चा में भी आया था काफ़ी। तो शशि थरूर ने घोषणा पत्र जरूर अपना जारी किया है कि हम पार्टी में ये सुधार लाएंगे, लेकिन ये जो चुनाव है ये पहले से ही फिक्स मैच नजर आ रहा है, और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले हैं। देखना होगा कि क्या वो गांधी परिवार की छाया से पार्टी को बाहर निकाल पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल रहने वाला है। और जहां तक आपने राजस्थान का मुद्दा उठाया था, तो मुझे लगता है कि राजस्थान में पार्टी पिछले 4 साल से, अगर हम देखें अब तक का जो समय 4 साल का जो कार्यकाल लगभग हो गया वहां पे सरकार का, तो इस 4 साल में लगभग 1.5-2 महीने विधायकों ने, मंत्रियों ने वहां पे होटलों में बिताए हैं सरकार बचाने। और सरकार बचाना किससे है? अपने ही लोगों से। ऐसा नहीं कि वहां पर कोई दूसरा दल आके उसकी सरकार को तोड़ रहा है, अपने ही जो लोग हैं उस सरकार को तोड़ने में लगे हुए हैं। तो अपनों से बचाने में 1.5-2 महीने वहां पर मंत्रियों ने, विधायकों ने होटलों में बिताए हैं, उसमें रिजॉर्ट्स में बताए हैं। और अब जो 1 साल का समय बचा है वहां पे, वो मुझे लगता है ऐसे ही आंतरिक संघर्ष करते हुए वहां पर सब बीतेगा। ठीक है कि 1-2 दिन में फैसला आने वाला, राजस्थान में क्या सोनिया गांधी फैसला लेती है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जिन विधायकों ने वहां पे इस्तीफा दिया है सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष को, उनका ये कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं होता तब तक हम अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे, और वो गहलोत को ही बरकरार रखने की मांग कर रहे हैं। खैर, राहुल गांधी को सबसे पहले अपने विधायकों के अंदर जो नफरत है ना, उसको खत्म करने की बात करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में गाली गलौज वाला माहौल देखने को मिला और गद्दार दलाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ, वो वाकई मर्यादित नहीं है। खैर, थोड़ा सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर भी चलते हैं। कांग्रेस का संकट तो है ही, लेकिन सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र इसलिए आज करना पड़ रहा है क्योंकि वो 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर थे।
कई कार्यक्रमों में भाग लिया। भावनगर, सूरत, अहमदाबाद नेशनल गेम्स का उद्घाटन, मेट्रो परियोजना का उद्घाटन, वंदे भारत एक्सप्रेस का, उसके बाद अंबाजी में 7200 करोड़ के परियोजनाओं का उद्घाटन, उसके बाद सीधे माउंट आबू राजस्थान पहुंचना, 2 दिवसीय ताबड़तोड़ दौरा उनका, मंदिरों में जाना, नवरात्रि पूजा में शामिल होना। क्या दिखाता है गुजरात को लेकर? क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं, वे कह रहे हैं कि गुजरात में तो इस बार परिवर्तन होके रहेगा। हम सब जो कि दिल्ली में बैठते हैं तो हमें भी लगता है कि इस वाकई वहाँ पे अरविंद केजरीवाल को जनाधार लोगों का समर्थन मिल रहा है। लेकिन इन 2 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर, जो कि कहीं से राजनीतिक दौरा नहीं था, उसको देखने के बाद गुजरात की वर्तमान स्थिति आपको क्या लगती है? क्योंकि हो सकता है आज से 10 दिन बाद या 15 दिन बाद चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाए। देखिए, गुजरात का हम क्योंकि वहाँ पे हमने लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, कवरेज के लिए हम वहाँ पर मैदान में रहे हैं। वहाँ का जो स्वभाव है उसको देखते हुए, गुजरात के लोगों का स्वभाव देखते हुए, गुजरात की मिट्टी का स्वभाव देखते हुए, ये एक बात तय है कि फिर से वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सीटें ऊपर नीचे जरूर हो सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वो गृह राज्य है, इसलिए और फोकस भी है पूरी बीजेपी का वहां पर। और वहां पर ठीक है, आम आदमी पार्टी के नेता वहां पर जाकर अपना प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करने का सबको अधिकार है। और भी दल आ रहे हैं, हैदराबाद से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, वहां पे चुनाव प्रचार करने सबको अपना अधिकार है। लेकिन हमको ये देखना चाहिए कि क्या आपने जाके ठीक है रैली कर ली आपने, लेकिन आपके पास संगठन है क्या वहां पर? संगठन अगर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। बीजेपी का जो संगठन है वहां पर गुजरात में, हमने पूरे देश भर में चुनाव की कवरेज की है, लेकिन गुजरात का जो संगठन है उसका स्वरूप ही अलग है। वहां पर बीजेपी कुछ सीटें ऐसी हैं, जैसे गांधीनगर लोकसभा सीट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर बीजेपी पहले से बता देती कि हम इतने लाख, इतने हजार और इतने वोटों से जीत जाएंगे, ये सीट निकाल लेंगे, क्योंकि पूरा उनके पास कैलकुलेशन है। पन्ना प्रमुख है उनका जो संगठन है गुजरात का, एक अलग ही का, वो उसको समझना बहुत आसान काम नहीं है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, किसी भी पत्रकार के लिए। आपको वहां पे समय बिताना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि ये इतनी बड़ी जीत जो 27 साल से सरकार में है वो कैसे है, तो वो समझना पड़ेगा आपको। वहां जाके हम रैली करके आ गए, उससे काम नहीं चलने वाला। और रैली भी जो चल रही है वहां पर, या जो लोग दिख रहे हैं, उसका भी सत्य धीरे धीरे सामने आने लगता है। एक ऑटो ड्राइवर की आपने कहानी सुनी होगी, उन्होंने बताया कि मैंने तो इसलिए बुला लिया अरविंद केजरीवाल को अपने घर पे भोजन के लिए, क्योंकि हमारी जो यूनियन के नेता ने मुझसे ऐसा करने के लिए कहा था। मुझे बीच में दिल्ली मेट्रो से यात्रा के दौरान एक 2 युवकों के बीच का वार्तालाप सुनने का अवसर मिला। वो एक युवक दूसरे से कह रहा है कि चलो गुजरात चलते हैं, आम आदमी पार्टी दिल्ली से बहुत सारे लड़कों को लेकर जा रही है वहां पर, और 20,000 रुपया और रहना खाना वहां पर उसका इंतजाम है। तो वो जो दूसरा युवक था उसने जवाब दिया कि भैया मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है, तो ऐसे में हम फंस जाएंगे, हमारी मेहनत फंस जाएगी। तो आप देखिए जनता कितनी जागरूक है। जिनके पास रोजगार नहीं, उनके लिए सर ने अच्छा विकल्प बता दिया है। अगर कोई आम आदमी पार्टी का जानकार उनके आसपास हो तो उसे संपर्क कर सकते हैं। तो हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता कि ऐसा हो भी रहा है, लेकिन मैंने ऐसा सुना तो वो बताया अपने दर्शकों को। तो ये जो यहाँ से टीम जा रही है वहां पर, और आप देखिए कि जनता भी कितनी जागरूक है कि वो देख रहे हैं कि इनके पार्टी के कुछ नेता फंसे हुए हैं सीबीआई की और ईडी के चक्कर में। तो कल को हो सकता है कि ये भी फंस जाएं, तो हम अगर वहां पर जाके काम करते हैं तो कहीं हमारी मेहनत या हमारा पैसा ना फंस जाए। और ये सब चीजें खैर चलती रहती है चुनाव में। सभी लोग कुछ ना कुछ अलग अलग राज्यों से अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को लाते हैं काम करने के लिए। अरविंद केजरीवाल वहां पर जो संघर्ष कर रहे हैं, वहां पर जो मेहनत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो कांग्रेस की जगह लेने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, 20 दिन देते हैं, केरल को इतने दिन देते हैं, तमिलनाडु को, कर्नाटक को जहां चुनाव है, गुजरात हिमाचल में, वहां वो अब तक नहीं गए हैं। दूसरी पार्टियों के नेता जाकर वहां पर अपना प्रचार भी कर रहे हैं और अपने वादे भी कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन राहुल गांधी सिर्फ ट्विटर के जरिए जो राजनीति कर रहे हैं गुजरात और हिमाचल में, मुझे लगता है वो काफी नुकसानदेह रहने वाली है वहां पर पार्टी के लिए। और हिमाचल में तो खास तौर पर, हिमाचल में जो कांग्रेस ने अभी मई जून में वहां पर कार्यकारी अध्यक्ष बनाए थे, वो हर्ष महाजन वो बीजेपी ज्वाइन कर गए हैं। तो ये दिखाता है कि पार्टी के सामने स्पष्ट ही नहीं है, या पार्टी के नेता उन लक्ष्यों को लेकर स्पष्ट ही नहीं है कि हमको किस दिशा में आगे बढ़ना है, क्या करना है। तो ये सब चीजें जो है कांग्रेस को रसातल की ओर लगातार ले जा रही हैं। खैर
प्रधानमंत्री का जो क्रेज है वो शुक्रवार रात में भी देखने को मिला जब वो माउंट आबू पहुंचे थे जी। और उन्होंने संबोधित नहीं किया लोगों को, लेकिन लोग उनके लिए रात को 10 बजे तक भी इंतजार करते हैं हजारों की संख्या में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस भावनाओं को समझा, उनका सम्मान किया और यही देश की जनता एक प्रधानमंत्री से चाहती है। खैर, आप सभी को नवरात्रि विजयादशमी की शुभकामनाएं प्रभा साक्षी की ओर से। आज के लिए यानी मुझे अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।